बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये उन दिनों की बात है जब हम एक कमरे के किराए के मकान की तलाश में थे, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर में ये इंतहाई मुश्किल काम था। मेरे शौहर ने अपनी जान पहचान वालों और दोस्तों को कह रखा था कि वो एक कमरे का मुनासिब किराए वाला घर नजर में रखें और जैसे ही मिले हमें बताएं। सब मकान की तलाश में थे पर मकान मिल ही नहीं रहा था और हमें जल्द घर खाली करना था। अचानक हमारी तलाश खत्म हो गई जब मेरे शौहर अकील को उनके एक दोस्त ने मकान के बारे में बताया और मेरे शौहर को फौरन मकान देखने बुलाया। अकील जब वहां पहुंचे तो दोस्त पहले से ही मालिक मकान के साथ मौजूद था। वो लोग इसी घर के बाहर खड़े थे जो हम लेने वाले थे। घर बाहर से काफी खस्ता हाल लग रहा था। दाखिली दरवाजे का असली रंग कब का उड़ चुका था और पूरा दरवाजा जंग आलूद था। बाहर की दीवार की आधी आधी ईंटें झड़ चुकी थी, जो सलामत थी उनका प्लास्टर उखड़ गया था। मैं घर की खस्ता हाली देखकर खासी मायूस हुई। मालिक मकान ने जंग आलूद दरवाजे का ताला खोलकर अंदर चलने का कहा। अकील मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि मकान देखकर मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई, पर जब यहाँ तक आ गए थे तो मकान अंदर से भी देखना ही था। मालिक मकान घर के अंदर दाखिल होकर हमें अंदर की दावत देने लगा। मैंने अकील की तरफ देखा तो उसने अंदर चलने का इशारा किया और मेरे साथ अंदर दाखिल हो गए। घर क्या था, एक छोटी सी खोली थी जो एक छोटे से कमरे पर मुश्तमिल थी। कमरे में ही एक तरफ किचन था। किचन भी कोई खास नहीं था, बस दीवार में कोने की तरफ एक स्लेब लगाई हुई थी जिसको किचन का नाम दे दिया गया था। बाथरूम बाहर गैलरी में बना हुआ था, वो भी सीलन ज़दा। अजीब वहशत ज़दा घर था। घुटन बहुत हो रही थी, एक पल दिल नहीं लग रहा था। मैं वहशत से घबराकर बाहर निकल गई। चंद मिनट बाद अकील भी मालिक मकान के साथ बाहर आ गए। मालिक मकान ने अकील को अपना नंबर दिया और कहा कि जो भी फैसला हो आपका शाम तक सोचकर जवाब दे देना, वरना मकान किसी और को दे दिया जाएगा। अकील ने खामोशी से नंबर ले लिया और हम बाइक पर बैठकर वापस चले गए। उफ तौबा, क्या वहशतनाक और घुटन ज़दा मकान था। मैं तो वहां एक मिनट नहीं रह सकती। मैंने बाइक पर ही बैठे हुए कहा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया घर? अकील ने हैरत से पूछा। इसमें पसंद वाली क्या बात थी? छोटा सा स्टोर नुमा घर था, शुरू होते ही खत्म। मैंने मुंह बनाकर कहा, वैसे भी हमें एक कमरे के मकान की तो जरूरत थी। हम दोनों अकेले तो हैं। मैं तो दिन भर जॉब पर होऊंगा, तुम अकेली घर में होगी। हमारे लिए काफी है ये मकान, अकील ने कहा। अकील को वो मकान मुनासिब लगा था। वो तो ठीक है पर रौनक नहीं है। वो घर बहुत अजीब सा वहशत ज़दा है, मैंने उलझ कर कहा। उफ पागल, रौनक इंसानों से होती है। अभी वो घर 2 साल से बंद पड़ा था। जब हम वहां जाएंगे अपने हिसाब से सेट करेंगे, थोड़ा रंगो रोगन भी करवा लेंगे, फिर घर चमक उठेगा और फिर ये मकान हमें सस्ता भी पड़ेगा। किराया बहुत मुनासिब है। मेरे ख्याल में तो ये घर छोड़कर दूसरा ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। अब बताओ, दे दूं एडवांस? अकील ने लंबी चौड़ी तमहीद बांधकर आखिर में मेरी राय लेना जरूरी समझा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो दे दें एडवांस, मैंने बुझे से दिल से धीमे लहजे में कहा। ओके, मैं शाम को दे दूंगा एडवांस, अकील ने घर के बाहर बाइक रोकते हुए कहा। मैं भी खामोशी से उतर गई और शिफ्ट होने की तैयारी करने लगी। शाम को अकील एडवांस देकर रंग रोगन का बोल आए। 2 दिन बाद घर की सफाई शुरू कर दी गई और 4 दिन बाद हम अपना मुख्तसर सा सामान लेकर शिफ्ट हो गए। पहले से घर में थोड़ा फर्क पड़ गया था। पहले की तरह वहशत नहीं हो रही थी। वो न जाने रात का कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगाया है, लेकिन किसने? मैं करवट बदलकर सीधी लेट गई। आसपास देखा पर अंधेरे में कुछ भी दिखाई न दिया। मेरे बराबर में अकील बेखबर सो रहे थे। मैंने दोबारा करवट बदलकर सोने की कोशिश की। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बेड के नीचे कुछ है। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई। पल भर में कमरा रोशन हो गया। हर चीज वाज़े दिखाई देने लगी। मैं दबे दबे कदमों से बेड के करीब गई और नीचे झुककर देखने लगी। एकदम से एक स्याह बिल्ला बिल्कुल मेरे मुंह के करीब से भागा। मैं खौफजदा होकर पीछे गिरी और मेरे मुंह से जोर की चीख निकल गई। मैं बुरी तरह डर गई थी।
मेरे चीखने से अकील हड़बड़ा कर उठे और मुझे नीचे गिरा देखकर दौड़कर मेरे पास आए। क्या हुआ सबा, तुम नीचे कैसे गिर गई और डरी हुई क्यों हो? अकील मुझे ऐसे नीचे बैठे देखकर कुछ समझ न पाए और सवालात करने लगे। वो काला बिल्ला, मैं डर गई अकील। मेरी सांस अभी तक तेज तेज चल रही थी, जैसे दिल अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ, तुम ख्वाब में डर गई होगी। चलो उठो, ऊपर लेटो और सोने की कोशिश करो। अकील ने मुझे उठाया और आराम से बेड पर लिटाकर लाइट ऑफ कर दी और मेरे साथ आकर लेट गए। पर मैं अभी भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैंने उठकर दोनों के लिए नाश्ता बनाया। अकील नाश्ता कर जॉब पर चले गए और मैं कमरे में आकर बैठ गई। तभी गैलरी से बच्चों के हंसने और भागने की आवाजें आने लगी। मेरे बच्चे नहीं थे, मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। मैं बच्चों की आवाज सुनकर गैलरी में देखने गई और हैरत से मेरी आंखें खुल गईं। वहां गली में कोई बच्चा था ना बड़ा, कोई आदमी भी नहीं था। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। पर मुझे लगा कि बच्चे भाग गए होंगे और मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई। मेरे कमरे में आते ही फिर से बच्चों के भागने की आवाजें आने लगी। मैंने इग्नोर किया और घर के कामों में लग गई। शाम को अकील आए, हमने साथ खाना खाया और फिर सो गए। अकील तो सो गए मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा भी कोई कमरे में मौजूद है जो हमें देख रहा है। अजीब सी घुटन होने लगी थी। गर्मी से मुझे प्यास लगने लगी। मैंने जग देखा जो खाली था, पर मुझे याद आया कि जग तो मैंने भर कर रखा था। मैं अपने आप से उलझती सोचती जग में पानी भरने लगी। मैंने एक गिलास में पानी डाला और पीने लगी। मैंने जग लाकर रखा, तभी मेरी नज़र बाहर गैलरी में गई और मैं घबरा गई। वहां वही कल वाला काला बिल्ला बैठा था जो अपनी चमकती हुई आंखों से मुझे ही घूर रहा था। मैं डर गई और फौरन बेड पर लेट गई। चादर मुंह तक ले ली। रात में न जाने कब मेरी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं लगा। इसके बाद से 2-3 दिन सुकून से गुजर गए। मैं भी उस वाक़े को तकरीबन भूल गई। उस रात हमें अकील के दोस्त की शादी में जाना पड़ गया। करीबी दोस्त थे तो एक दिन वहां रुकने की गर्ज से हमने अपना कुछ ज़रूरी सामान साथ ले लिया और निकल गए। बारात लेकर काफ़ी दूर जाना था। वहां हमारा गर्म जोशी से इस्तकबाल हुआ। उनकी पुरजोर इसरार पर हम एक दिन के बजाय 2 दिन वहां रुक गए। बच्चे तो हमारे थे नहीं, तो हम बेफिक्री से शादी अटेंड करके तीसरे दिन घर आ गए। लेकिन घर आकर मेरी और अकील की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। सामने मंजर ही ऐसा था जो होश उड़ा देने के लिए काफी था। हमारा पूरा घर उल्टा हुआ पड़ा था। मेरी अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। बेड की चादर जो हर वक्त सलीके से बिछी रहती थी, ऐसी हो रही थी जैसे दर्जनों बच्चे इस पर कूदे और उछले हों। पर्दे रॉड समेत नीचे पड़े थे। मैं ये सब देखती हुई किचन में पहुंची तो वहां की हालत मजीद खराब थी। आटा, दाल, चावल और मसाले सब फर्श पर पड़े थे। तेल के डब्बे का ढक्कन खुलकर गिरा हुआ था और तेल का डब्बा लुढ़क कर नीचे पड़ा मसालों में शामिल हो रहा था। अकील और मैं हैरान और परेशान सर थामे ये सब नज़ारा देख रहे थे। ये सब देखकर मैं तो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। बंद घर में सब कुछ किसकी कारस्तानी हो सकती है। मैंने सवालिया नजरों से अकील की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। मुझे लगता है हमारे घर में डकैती हुई है, जरूर चोर आए होंगे, ये सब उन्होंने ही किया होगा, अकील ने कहा। लेकिन अकील बाहर से ताला वैसे ही लगा था जैसे हम लगा कर गए थे। फिर कैसे? मैंने परेशान होकर कहा। ये कोई मुश्किल बात नहीं, तुम अपना जेवर और पैसे चेक करो जल्दी, अकील ने कहा तो मैं जल्दी अलमारी की तरफ बढ़ी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ताला खोला तो अंदर मेरा जेवर और पैसे जूं के तूं मौजूद थे। मैंने अकील को बताया। आप क्या कहेंगे आप? मेरे सवाल का अकील के पास कोई जवाब ना था। वो अपनी पेशानी रगड़ने लगे। फिर मुझसे बोले, आओ मोहल्ले वालों से पूछते हैं, शायद किसी से कुछ पता चले। मैं खामोशी से उठकर अकील के साथ बाहर निकल गई। हमने साथ वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक साहब ने दरवाज़ा खोला और हमें सवालिया नज़रों से देखने लगे। अकील ने अपना मुख्तसर तारुफ करवाया और उनसे पूछा, गुज़िश्ता रात आपने कोई आवाज़ तो नहीं सुनी? हम घर पर मौजूद नहीं थे और हमारी गैर मौजूदगी में घर की हालत न जाने किसने दिगरगूं करती है। अकील बात सुनकर वो अजीब सी नज़रों से हमें देखने लगे। उनके इस तरह देखने से हम दोनों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा और फिर उनकी तरफ नज़र की तो वो बोले, क्या आपको नहीं पता कि इस घर में कोई आसेब है जो किसी को भी यहाँ रहने नहीं देता? मुझे तो हैरत है कि किसी ने आपको इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि सभी जानते हैं
کہ یہ گھر ایک عرصے سے اسی وجہ سے بند ہوا تھا۔ ان صاحب نے بتایا تو ہم دونوں پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچھا، عقیل نے کہا، اور کیا کیا پتا ہے آپ کو اس گھر کے بارے میں؟ عقیل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ صاحب نے ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر بتانے لگے۔ ابھی تو تقریباً 6 سال سے یہ مکان کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک فیملی یہاں آئی تھی تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے غیر معمولی واقعات ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ 4 دن بعد ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سے ہی گھر بند پڑا ہوا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس گھر میں آپ نے ایک ہفتہ کیسے گزار لیا۔ ان کی باتیں سن کر میرے تو جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی تھی جن کو پچھلے 1 ہفتے سے میں نظر انداز کر رہی تھی۔ سرگوشیوں کی آوازیں، چلنے پھرنے کی سرسراہٹیں، کبھی بے تحاشا شور اور کبھی یہی بول کے خود کو تسلی دیتی تھی کہ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، شاید اسی لیے ڈر رہی ہوں۔ لیکن اب ان صاحب کی باتوں نے میرے وہم کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میں اب ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بہت سال پہلے یہاں میاں بیوی اور ان کے 5 بچے رہتے تھے۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ میاں شرابی تھا۔ ایک دن دونوں میں اتنی لڑائی اور جھگڑا ہوا اور اس آدمی نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا اور راتوں رات گھر بیچ کر بھاگ گیا۔ جس نے گھر خریدا وہ کرائے پر چڑھاتا، پر یہاں وہی عورت اور بچوں کی آتمائیں گھومتی ہیں جو کسی اور کو رہنے نہیں دیتی۔ وہ صاحب نے مزید بتایا۔ عقیل نے شکریہ ادا کر کے ان سے مصافحہ کیا اور ہم گھر آ گئے۔ اتنا سب سن کر میرا گھر میں قدم رکھنے کا دل نہیں تھا، پر مجبوری تھی، اس لیے اندر آنا پڑا۔ عقیل، اب کیا کریں گے؟ میں نے گھر میں آ کر پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اب دوسرا گھر تلاش کرنا ہوگا۔ تمہیں تو پتا ہے دوسرا گھر اتنی جلدی تو ملے گا نہیں۔ جب تک دوسرا گھر نہیں ملتا تب تک یہیں رہنا ہوگا، مجبوری ہے۔ عقیل نے کہا۔ میں ان کی مجبوری سمجھ گئی تھی، اسی لیے بحث نہیں کی اور خاموشی سے گھر صاف کرنے میں لگ گئی۔ عقیل بھی میرا ہاتھ پٹانے لگے۔ گھر پرانی حالت میں واپس لاتے لاتے ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں بری طرح تھک چکی تھی۔ عقیل نے کھانا بنانے سے منع کر دیا اور جا کر 2 برگر لے آئے۔ ہم دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن آج میں نے خلاف معمول کمرے کی لائٹ کھلی رکھی۔ عقیل سمجھ گئے کہ آج میں خوفزدہ ہوں، اسی لیے وہ چپ چاپ چادر منہ تک اوڑھ کر سو گئے اور میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند کی یہی بات اچھی ہے کہ ہر صورت مہربان ہو ہی جاتی ہے۔ میں بھی گہری نیند سو گئی، لیکن نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ غیر معمولی شور سے کھلی میری آنکھ اور میں گھبرا گئی۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، فوری طور پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ شش! مجھے کسی کی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ میں نے برابر میں لیٹے عقیل کو دیکھا، وہ بے خبری سے سو رہے تھے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلنے والی تھی کہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ شش! چپ چپ رہنا۔ سرگوشی بہت واضح تھی اور شاید مجھے مخاطب کیا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ اچانک مجھے چھت پر پنکھے کے ساتھ ایک بچہ الٹا چپکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک انگلی ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہوا مجھے ہی گھور رہا تھا۔ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ میں چیخ پڑتی، لیکن فوراً ہی دوسرے منظر سے میرا دل دہل گیا۔ ایک لمبی چوڑی بدہیبت عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے کمرے میں چلتی پھرتی دکھائی دی۔ وہ اس بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید جو چھت پر لٹکا اور چپکا ہوا تھا۔ میں کھلی آنکھوں سے ساکت وجود کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم بے جان ہو چکا تھا، خوف سے میری چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی، دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اس عورت کی نظر مجھ پر پڑ سکتی تھی۔ میرے اعصاب جواب دے چکے تھے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اوف! کیسی آنکھیں تھیں اس کی، کتنی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ وحشیانہ انداز میں میری سمت بڑھی، میرے خوف سے گھگی بن گئی اور پھر نہ جانے کیسے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ مدد! یہ کہتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہوا صبا؟ آنکھیں تو کھولو۔ میری آنکھیں ان آوازوں سے کھلی۔ میرا دماغ بیدار ہوا تو میں خوف سے رونے لگی۔ میں روتی جاتی اور زوروں سے آیت الکرسی پڑھتی جاتی۔ عقیل بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے ڈر کے مارے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ساری بات عقیل کو بتا دی، جسے سن کر وہ انتہائی پریشان ہو گئے اور مجھے تسلی دی۔ اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں کل ہی دوسرے گھر کا بندوبست کرتا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عقیل ساری رات قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکتے رہے۔ ہم دونوں نے ساری رات جاگ کر گزاری۔
صبح ہوتے ہی مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ روشنی ہوئی تو عقیل مجھے امی کے گھر لے کر چلے گئے۔ دوسرا گھر ملنے میں 1 ہفتہ لگ گیا، لیکن میں اتنی خوفزدہ تھی کہ اب کسی صورت اس گھر میں جانے کو تیار نہ تھی۔ خود عقیل بھی اب وہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ آج میں دوسرے گھر میں ہوں۔ اس واقعے کو عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب وہ بھیانک رات مجھے یاد آتی ہے تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر میری جگہ کوئی اور کمزور دل عورت ہوتی تو یقیناً اس کا خوف سے دل بند ہو چکا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔